नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी की बहुप्रतीक्षित सीरीज जिसमें बायोलॉजी के समस्त क्वेश्चनों को लेकर टॉपिक वाइज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज इसका तीसरा टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज आपके सामने हम लेके पेश हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लांट सेल से संबंधित, उन प्लांट सेल के सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कि पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा को सुगम बनाने के लिए कोशिकांगों की संरचना परिवर्तन कर देती है। संरचना, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, संरचना परिवर्तन कर देती है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है विद्युत रासायनिक स्पंद, तीसरा है हार्मोन और चौथा है प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जल। पादप कोशिकाओं में जो मौजूद जल की मात्रा है, जल की, वाटर की या H2O की, H2O की जो मात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए यह कोशिकाओं की संरचना को ही परिवर्तित कर देती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और चौथा है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कि क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता होगा जो पौधों की कोशिकाएं हैं उनमें जैसे बाहर का जो छाल है, बार्क, वो क्या होती है, मृत होती है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो सबसे ज्यादा या जंतुओं का जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो किस में वेस्ट होती है, लोकोमोशन में, इसमें प्रचलन में, चलने में, लोकोमोशन। और दूसरा अपने शेल्टर को बनाने के लिए, शेल्टर को, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, निवास, घर, ठीक है। तो जानवरों में या जंतुओं में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो इन दोनों चीजों में नष्ट होती है, लेकिन पौधों को ना शेल्टर बनाना होता और ना वो कहीं पे लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो उनमें ऊर्जा वैसे भी कम चाहिए होती है। तीसरी चीज ये है कि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, डेड सेल्स पाई जाती हैं, जिस कारण से उनका एनर्जी उन्हें और कम चाहिए होती है। तो इसका जो वास्तविक आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पहला ऑप्शन है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। बताइए आप कमेंट में करके। ठीक है ना। तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो क्यों पाई जाती है। आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझिए कि कोशिका भित्ति जो है वो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। अब विभिन्न पर्यावरणीय कारक क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज तो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से, क्योंकि ये दो परतों से, दो परतों, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लैमिला पाया जाता है, मध्य भाग में लैमिला पाया जाता है, मध्य भाग में, या ऐसे लिख लीजिए कि मध्य भाग में लैमिला पाया जाता है, ठीक है ना। तो मध्य भाग में लैमिला पाया जाता है। तीसरी चीज ये है कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है कोशिका को आकार प्रदान करना, निश्चित आकार, और दूसरा काम है इसका प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। इसकी प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना।
तो ये सभी पर्यावरणीय कारक है जिस कारण से इन्हीं से पादप कोशिकाओं की रक्षा करनी होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पादप कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके अतिरिक्त? केंद्रक के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि लवक है, और दूसरा क्या है? लवक, प्लास्टिड, और दूसरा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लवक तो है पर गोल्जी काय में डीएनए नहीं पाया जाता और राइबोसोम में नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर यहाँ पे गोल्जी बॉडीज लगी हुई है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लाइसोसोम लगा हुआ है, तो इसलिए ये आंसर जो है वो नहीं होंगे। प्लास्टिड, इसको प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है ना। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहां होती है? रसधानी में, रसधानी मतलब वैक्यूल्स, हरित लवक क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बताएं इसका आंसर। तो पादप कोशिका में जो श्वसन की क्रिया है, ये मैंने पहले क्लास में बताया है, ये होती है ईएमपी पाथ, एमिडन मेयरहाफ पारनास पाथवे, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी झिल्ली में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी झिल्ली में। तो क्रिस्टी झिल्ली में किसकी हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो श्वसन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। चले अगला, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को कहां संचित किया जाता है? अपशिष्ट यदि कोई पदार्थ है तो अपशिष्ट पदार्थ को हम कहां फेंकते हैं? गड्ढों में, है ना। तो गड्ढे को क्या बोला जाएगा? कोशिका गड्ढा, वैक्यूल्स, ठीक है ना। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसधानी, ठीक है। तो वैक्यूल्स में रखा जाएगा, ये रसधानियों में रखा जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रसधानियों में। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पर्णहरित वर्णक कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है? ठीक है ना। तो कहां पे मौजूद होता है भैया? पर्णहरित जो है क्लोरोफिल, वो कहां पे होता है? हरित लवक में। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये आपको इसी क्लोरोप्लास्ट से क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलता है, ठीक। चले अगला, कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि जंतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, सॉरी, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। मनुष्य में या जंतु कोशिका में, लिख सकते हैं जंतु कोशिका में प्लास्टिड, प्लास्टिड और लवक एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार हैं। अगला देखिए, कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ठीक है ना, कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो पहले तो हरित लवक आ गया, वर्ण लवक आ गया, जीव द्रव्यक अर्थात प्रोटोप्लाज्म आ गया, प्रोटोप्लाज्म। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, वर्ण लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग का संग्रहण करेगा, हरे रंग का। क्रोमोप्लास्ट अन्य रंगों का करता है, जैसे कैरोटीन, जैंथोनिन, ठीक है ना, इनका करेगा। अवर्णी लवक मतलब इसमें कोई भी वर्ण नहीं है। तो यदि अवर्णी है, वो किसी चीज का स्टोरेज नहीं किया, तो वो किसका स्टोरेज कर सकता है? स्टार्च का कर सकता है, प्रोटीन का कर सकता है, और तेल कणिकाओं का, ऑयल ग्रेन्यूल्स का कर सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो उसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अवर्णी लवक हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन है कि रंगहीन लवक जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। हमने पहले पढ़ा, क्लोरोफिल मतलब हरे कलर के लिए, क्रोमो मतलब अन्य कलर के लिए, और ल्यूको मतलब किसी भी कलर के लिए नहीं। ठीक है ना, ये अधिकतर जड़ों में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए जड़ों का कोई रंग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? ठीक है, विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक पर, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन पर। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली के जो इनफोल्डिंग होती हैं उनमें ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं वो स्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। ये ठीक है। चले नेक्स्ट। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो पादप कोशिका की भित्तियां किससे बनी होती हैं भैया? मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया है कि पादप कोशिका की जो भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज के बाद जो तीसरी परत होती है वो बनी होती है पैक्टिन से, और बीच का जो भाग है वो कहलाता है लैमिला। ठीक है ना, ये ऐसा है। तो सेल्यूलोज ऊपर हो गया, फिर लैमिला हो गई, फिर उसके बाद पैक्टिन हो गया। तो किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से। ये आंसर हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सीधा सवाल आप ऐसे समझिए, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? क्लोरोफिल। क्या करता है ये? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हरित लवक। ठीक है ना, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। कौन सा तत्व क्लोरोफिल में होता है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में केवल लवक पाए जाते हैं, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए होता है? ठीक है ना, कौन सा वर्णक सब्जियों और फलों के उसके रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो एंथोसाइनिन। कौन सा? एंथोसाइनिन। इसको साइनिन बना लीजिएगा, सायनिन।
ठीक है ना। तो एंथोसाइनिन जो है वो सभी सब्जियों और फलों के लिए, जैसे जामुन, प्याज, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, चोकोबेरी इत्यादि, ETC। इनके कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एंथोसाइनिन होता है कलर के लिए जिम्मेदार। ठीक है, चलिए। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लेवोनाइड को हम एक नाम और देते हैं, इसी को कहा जाता है एंथोयासनिन। क्या कहते हैं? फ्लेवोनाइड का ही एक नाम हम पढ़ेंगे, एंथोयासनिन। ठीक है ना। तो हम या कि फ्लेवोनाइड कह दें या कि एंथोयासनिन कह दें। तो नीले, बैगनी या लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एंथोयासनिन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोयासनिन। चलिए नेक्स्ट। कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने पहले भी पढ़ा है, पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है, राइबोसोम पाया ही जाएगा। तो बचेगा कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसी भी जंतु कोशिका या पशु कोशिका में या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। पशु कोशिका मतलब एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है ना, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। कौन सा करता है? क्लोरोफिल करता है। अगला क्वेश्चन। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आपके जो भी प्लांट सेल से संबंधित क्वेश्चन थे उसका आंसर है। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपको इस चैनल से संबंधित जो जानकारियां प्रदान की जाती हैं वो आपको अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।